बीच वाले तो these attack in three ways. These attack in three ways. Generally white fly होती, छोटी छोटी मक्खियाँ होती, वो इंसेक्ट होते हैं, पौधों में बैठ जाएंगी और वो उसका रस चूस लेंगे। वो कुछ तो ऐसी होती हैं जो स्टेम में छेद करके उसके अंदर ही चली जाएंगी, फिर अंदर अंदर रस चूसती रहेंगी। कुछ ऐसी होंगी जो रूट में चली जाएंगी और रूट को ही सड़ा डालेंगी। तीन तरीके से। तो क्या क्या करती बताइए? दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ। प्लीज कट द रूट्स स्टेम एंड लीव्स। काट के खा जाएंगे। कभी तुमने देखा कि कोई पत्ती किनारे से कटी हुई हो? यस सर। उसको ये ग्रास हॉपर खा जाता है। ये ग्रास हॉपर ग्रीन कलर का टिड्डा है ना, ये खूब खाता है। ये भी एक तरीके का इंसेक्ट ही तो है। जो उड़ने वाले हैं वो इंसेक्ट कहलाते हैं और जो जमीन में चलने वाले वो पेस्ट हैं, रेंगने वाले। दीज आर कट द रूट्स। रूट खा जाएगा, स्टेम खा जाएगा, मूली तक खा जाता है। गाजर, मूली, रूट्स स्टेम को खा जाएगा एंड लीव्स को खा जाएगा। दूसरा, दे सक द सेल सेल। दीज सक, प्लांट में एक तरीके का सैप होता है, रस होता है। दे सक द सेल सैप या प्लांट सैप। प्लांट का रस पी जाएगा। सैप का मतलब है जूस। तो उसके अंदर एक जाइलम फ्लोएम होता है, उसमें वाटर बहता रहता है, उसको पी जाएगा। दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। कभी तुमने ऐसा देखा हो कि किसी सब्जी में या फल में कीड़ा लगा हो? They bore into fruits and vegetables. उसी के अंदर जाके पूरा ही खाता रहेगा। तो these bore into fruits and vegetables. इस तरीके से वो हमारे प्रोडक्ट को खराब करता है। Now, exercises. अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। Explain any method of crop production which ensures high yield. तो कोई भी एक ऐसा मेथड बताना है क्रॉप प्रोडक्शन का जिससे हाई यील्ड होती हो। नाउ हाई यील्ड के लिए तीन चीजें हैं। एक तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, और दूसरा क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और तीसरा क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये चीज़ है। तो वन मेथड इज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। वी कैन यूज हाई यील्डिंग वैरायटी। हम हाई यील्डिंग वैरायटी के हाइब्रिड सीड यूज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। Whose photo period या maturity period is lesser and which has wider adaptability. थोड़े ही समय में पक जाए। Which has less maturity period, wider adaptability, resistance to biotic and abiotic factors. पाला गिरे, बर्फ गिर जाए, जब भी ना खराब हो फसल। कीड़े आ जाए, कीड़े ऊपर का उसका वैक्स खाए, तब तक मर ही जाए, अंदर जा ही ना पाए। ऐसी भी होती है चीज, ठीक है ना? रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स।
प्रोडक्शन पर एकड़, एंड डिजायर्ड एग्रोनॉमिक फीचर्स। ऐसा भी होता है ना, मान लीजिए जैसे आपको सीरियल्स चाहिए तो छोटे पौधे चाहिए, और फॉडर चाहिए तो लंबे घने पौधे चाहिए। एंड डिजायर्ड एग्रोनॉमिक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इतना लिख देने से आपका पूरा नंबर। पहले लिख दो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, उसके अंदर के जो 6 पॉइंट है ना, सिर्फ हेडिंग डाल। अगला सवाल देखो, Why are manures and fertilizers used in fields? अविश, क्यों यूज करना चाहते हैं बताओ? मैन्योर ना यूज करें, कुछ भी नहीं यूज करें। कुछ लोग मैन्योर यूज कर रहे हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स, लेकिन आखिर वो यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो प्लांट्स, जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उससे वो न्यूट्रिएंट टेक लेते हैं उसका। अच्छा, सो दैट इज ग्रोइंग प्लांट्स take nutrients from soil, so after some times soil becomes nutrient deficient, उसमें अब न्यूट्रिशन नहीं रह जाएगा, तो क्या होगा? so after some time soil become nutrient deficient, इसमें कमी हो जाएगी। if we not recharge the soil, अगर तुम उसको मैन्योर या फर्टिलाइजर से रिचार्ज ना करो, then after some time it will become infertile, barren। वो जो सॉइल है ना, वो सैंड में बदल जाएगी, और तुम्हारी जमीन में फिर कुछ नहीं होगा, फिर राजस्थान की जैसलमेर बन जाएगी अगर कुछ न दो। हाँ, इट लीड्स टू डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट बन जाएगी। सो इफ वी डू नॉट रिचार्ज द सॉइल, तो क्या होगा? पहली बात, इट विल रिजल्ट इन स्लोअर ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। अब मान लो तो मिट्टी में न डालो, ऐसे प्लॉट की मिट्टी में कुछ उगाओ तो क्या सब्जी उग जाएगी? अब गार्डन की मिट्टी में उगाओ, वहां उगे, तो इससे क्या होगा? इट विल रिजल्ट स्लोअर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और दूसरा, सॉइल विल बिकम इनफर्टाइल एंड इट विल लीड, बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने बोला है, इट विल लीड टू डेजर्टिफिकेशन, वो चीज रेगिस्तान ही बन जाएगी, लीड टू डेजर्टिफिकेशन। इसलिए so soil is charged with manure and fertilizer time to time, so soil is recharged with manure and fertilizers time to time। जिससे कि पौधों की ग्रोथ न रुके। तीसरा सवाल पूछा गया है कि what are the advantages of intercropping and crop rotation? So advantages of intercropping. इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि आप एक कॉलीफ्लावर लगाएं
जैसे वो रामलाल कुशवाहा जी का खेत देखा था आपने, और फिर एक दूसरी चीज़ लगा दें, फिर एक कॉलीफ्लावर चिली लगा दो, और फिर कॉलीफ्लावर। इस तरीके से जब हम करते हैं इन ए डेफिनिट पैटर्न, तो उसे क्या कहेंगे? अच्छा, इट मेक्स बेटर यूज ऑफ सनलाइट, लैंड एंड वाटर। इट मेक्स better use of sunlight, nutrients वो कहाँ से लेगा, and water। सब चीज प्रॉपर मिलेगी, कुछ बड़े पौधे होंगे, कुछ छोटे होंगे, और कोई एक क्रॉप नहीं चली तो दूसरी क्रॉप। if one crop fails, if one crop fails, then farmer can make money from other crop. money from other crop, that is insect या pathogens जो भी हो गए, harmful pathogens of one row will not pass To the same variety of crop. other row of same variety, उसमें जा नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में मिक्स मिल जाएगी। That is pathogens या biotic factors जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है of one row will not affect का मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना, और इफेक्ट का मतलब होता है सिर्फ प्रभाव डालना। इफेक्ट का मतलब है बैड इफेक्ट होता है, ये लगा। will not affect the crop of same type in next row, या जो alternate row है। इस तरीके से यही तीन इसके यूज है, तीनों आसान है। एक तो क्या, पहला लिख देना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल कैन कंफर्टेबली गिव न्यूट्रिशन टू बोथ टाइप ऑफ क्रॉप्स, उसको जो चीज चाहिए। और दूसरी चीज Nutrients competition. एक है कि पैथोजन का मैनेजमेंट, एक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और तीसरी चीज जैसा आविश ने बताया कि पैसे का मैनेजमेंट। एक फसल खराब हो गई तो दूसरी फसल से पैसा कमाना, तीन ही चीज होती। अच्छा, अब देखो एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप compete नहीं करेंगे nutrients। हाँ, पहली चीज क्रॉप विल नॉट कम्पीट, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी फॉर न्यूट्रिशन। दूसरा, सॉइल कैन कंफर्टेबली सप्लाई न्यूट्रिएंट्स to different type of crop and soil will get a chance to replenish। मान लो तुमने यहाँ पर तीन चीजें की, अब यहाँ पे तुमने व्हीट उगा दिया, यहाँ पल्स उगा दी, कोई दाल कौन सी उगाओगे, ग्राम, और यहाँ वेजिटेबल, तो क्या होगा बताओ। Soil. अभी जो soil के ग्राम का quality. नंबर 9 महीने बाद आएगा, 6 महीने, जो भी हो तुम्हारा 4 महीने, तब तक तो ये प्रोटीन को रिप्लेनिश कर लेगी, ये कहाँ को ये घूमेगा ना, तो सॉइल विल गेट ए चांस टू रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स। मिल जाएगा कि नहीं चांस? सॉइल विल गेट ए चांस टू replenish its nutrient। तीसरी चीज, it has all benefits of mixed cropping के तो होंगे, ये आप लिख लें कि if one crop fails, if one crop fails, then farmer can make money from other crops। जो पैथोजेंस हैं, they do not get a chance to develop themselves।
क्योंकि तुम फसल घुमाते जा रहे हो तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या वो अब 9 महीने तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? तो तुम हमेशा वही फसल उगाते रहोगे तो वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। सो पैथोजेंस डू नॉट गेट ए चांस टू reproduce themselves. It is all done in a pre-planned succession. अगर आप 2 या 3 क्रॉप pre-planned succession में करेंगे तो उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब देखिए what is genetic manipulation, how it is used in agricultural practices? जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है? दैट इज गुड क्वेश्चन। हमारे यहाँ तो नहीं होता इंडिया में, लेकिन अमेरिका में ये चीज बहुत यूज होती है। ये डीएनए है और ये डीएनए की बहुत लंबी कतार है और वास्तव में ये कहाँ पर होती है? किसी न्यूक्लियस में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल होता है और सेल में अंदर क्या होता है बोलो? न्यूक्लियस। अभी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। तो ये डीएनए किस में होता है बताओ? न्यूक्लियस के भी अंदर क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस के अंदर कैसा होता है? एक्स टाइप का या इस तरीके का क्रोमोसोम होगा, उसमें डीएनए, उसके एक बड़े हिस्से को क्या कहते हैं? जीन। जैसे ऊन का बंडल होता है, वूल का, खोलते चले जाओ तो फिर खुलता चला जाएगा, वो डीएनए समझो। उस चीज़ को क्या कहेंगे? जैसे डीएनए उधर बना हुआ है ना, ऐसे ऐसी लेडर टाइप लास्ट में बना हुआ है कि नहीं, तो ऐसे होगा, लेकिन ये इसके अंदर है क्रोमोसोम। सबसे लास्ट वाला ग्रीन कलर का है, तो उसी तरीके से क्या होता है? दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? डीएनए। कुछ ऐसा होता होगा, ऐसा डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता होगा? अच्छा, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और अगर सभी के डीएनए खोल दिए जाएं तो धरती के 6000 चक्कर लगाए जा सकते हैं एक व्यक्ति में। इतना ही, अगर सारे डीएनए खोल दे तो धरती के कितने चक्कर लगा सकते हैं? 6000। सोचो कितना एक व्यक्ति में डीएनए, एक व्यक्ति का डीएनए। तो आप समझ गए ना? तो ये डीएनए बहुत लंबी, दीज आर द लॉन्ग चेन। अच्छा, इसी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन। जीन हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप करता है। जैसे किसी की नाक, देखो किसी की नाक ऐसे होती है और किसी की नाक पकौड़े जैसी होती है, तो इन दोनों में चाहे कॉनकेव नोज हो चाहे कॉन्वेक्स नोज हो, इसका रीजन कौन करता है? डीएनए। किसी का कुछ ईयर लोब ऐसा होता है और किसी का ऐसा होता है कि ये अटैच्ड होता है, किसी का हैंग होता है, तो ये कौन करता है? डीएनए। कैलिफोर्निया में जो कपल जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो अपना स्पर्म दे देते हैं और जो फीमेल है, वाइफ है, वो अपनी ओवा दे देती है और कहती है हमें एक ऐसा बेटा बना के दो जो तुलसीदास जैसा गाने वाला हो, इंदिरा गांधी जैसा हिटलर हो, और ऐसा हो वैसा हो, ऐसा वैसा हो, सब बता देंगे पूरी लिस्ट। अच्छा, इनको पता है कि कौन से जीन में क्या चीज़ है, उस चीज़ को वो काट के उससे जोड़ेंगे, उसको काट के उससे जोड़ेंगे, पूरा बना डालेंगे डीएनए, और वही चीज़ फिर उसी ओवा में इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस चीज़ को कहते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। तुम जो चाहो, तुम आम को खट्टा बनाना चाहते हो नींबू जैसा, नींबू का डीएनए डाल दो उसमें। तुम आम को क्या चाहते हो? आलू बन जाए, आलू का डीएनए डाल दो। जो तुम चाहते हो। चाइना इस चीज़ को खुलेआम बहुत करता है, तो उसने किसी चीज़ को, नींबू को ऑरेंज बना दिया है, ऑरेंज को कद्दू बना दिया है। इस चीज़ को हम लोगों ने देखा है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। इस प्रोसेस को क्या, दैट इज, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि
अभी तुम बायोटेक पढ़ोगे, 11th में जाओगे तो क्या है, इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। वहां पर इसको कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, ये देखो डीएनए है तो इसका एक टुकड़ा इसमें से निकाला, इतना कट कर दो सीजर से, और सीजर से कट करने के बाद क्या कर दो, यहाँ से यहाँ तक करो और दूसरे जोड़ो। इसको क्या कहते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेशन या मैनिपुलेशन। बोलो बात समझ में आ गई। उससे जो चाहो जैसा चाहो वो बना, कोई चक्कर नहीं। अब देखिए तो व्हाट इज द जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड हाउ इट, इसका फर्क क्या पड़ता है ये भी देखें। No. It is inserting, इस इंसर्ट कर दो, इंसर्टिंग ए न्यू वैरायटी ऑफ जीन इन प्री एग्जिस्टिंग जीन, उसी में बीच में एक चीज डाल दो, उसको जेनेटिक मैनिपुलेशन। ठीक है, इंसर्टिंग ए न्यू वैरायटी, इसको किस में डाल दो, जो पहले से उसी में बीच में कट करके लगा दो, तो वो प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाएगी। इंसर्टिंग ए न्यू वैरायटी ऑफ जीन इन प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से चला आ रहा है जीन, इससे क्या होगा ना, इसकी वजह से क्या होगा, इट विल बाय डूइंग दिस desired features can be added to crop। क्या क्या किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसे और क्या कहते हैं, एक डीएनए को दूसरे से कंबाइन किया तो इसका क्या नाम पड़ा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। बाय दिस, इससे क्या किया जा सकता है, दैट इज फ्रूट्स कैन बी मेड सीडलेस। तुमने ऐसे पपाया देखा जिसमें अंदर आजकल बीज ही नहीं आता, ऐसे आते हैं, देख लेना कुछ। तो फ्रूट्स, मैंगो में बीज नहीं आता है, फ्रूट्स कैन बी मेड सीडलेस। दूसरा, इनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, दैट इज क्रॉप कैन बी मेड रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंटीबायोटिक। चलिए अब देखिए, ये कहीं कुछ हाइब्रिडाइजेशन से बढ़कर है। हाइब्रिडाइजेशन में तो सिर्फ तुम दो ही का कर रहे हो, उसमें जगह जगह से सेलेक्ट फीचर निकाला और उसका डीएनए पता किया ये कहाँ से है, वो चीज़ सेलेक्ट कर ली, उसको हमने एक पेट्री डिश में बहुत सारा मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसमें सब जगह लगा दिया। ये चीज़ हाइब्रिडाइजेशन से बढ़कर है, उसमें दो वैरायटी नहीं है, इसमें 10 वैरायटी को एक साथ मिला है। इतनी बड़ी चीज़ है, सबका डीएनए एक ही में मिला दो। इट इज नाउ एडवांस फॉर्म ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है बोलो, एडवांस। उससे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन बहुत पहले से चला आ रहा है, अब ये आ गया है जेनेटिक मैनिपुलेशन, उससे बढ़कर। जितने भी बड़े नेता की डेथ होती बाद में उनका ब्लड सैंपल लेके सारे देश रख लेते हैं, पैसे खरीदते हैं कि इंदिरा गांधी ऐसी थी तो क्यों थी, इसकी स्टडी की जाएगी,
उसमें 8 साल 10 साल लगेगा, फिर उसमें जब पता चल जाएगा, फिर वो जब जीन पकड़ में आ जाएगा, फिर वो बिकेगा महंगे दाम में। अगला देखो, नेक्स्ट इज हाउ डू स्टोरेज ग्रेन्स लॉसेस अकर्स। स्टोरेज ग्रेन में कैसे लॉस होगा? तो कभी कभी ओके देखो, स्टोरेज ग्रेन लॉसेस, आइए प्लीज, स्टोरेज ग्रेन लॉसेस अकर्स। क्या नाम है आपका? लॉसेस अकर्स क्यों अकर करते हैं बताओ? ड्यू टू टेम्परेचर। बिल्कुल सही, ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। कुछ ना कुछ, जैसे पेस्ट हो गया, इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट की वजह से हो सकता है टेम्परेचर मॉइस्चर। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन, इन appropriate टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और कोई बात बताओ, वैसे फंगी की वजह से हो जाएगा, इंसेक्ट के फंगी भी हो सकता है ना, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, सड़ जाती है चीजें, होता है कि नहीं, गेहूं में फंगस लग जाती है, फंगल इन्फेक्शन। ये सारे हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? This results in वेट कम हो जाएगा। yes, this results in loss of weight, कलरलेस। decolorization, सही कह रही हो, foul smell, ये सारी चीज होगी, है ना? और इसकी वजह से एंड फार्मर गेट ए सफर ए मॉनेटरी लॉस। जब ये सारी चीजों की फसल ही तुम्हारी सड़ जाएगी रखे रखे, तो क्या होगा? एंड फार्मर्स सफर मॉनेटरी लॉस। अगला देखिए, now how do good animal husbandry practice benefit farmers? अगर अच्छी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री की जाए, एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग भी आएगी, फिश फार्मिंग भी आएगी, बी कीपिंग भी आएगी, पोल्ट्री फार्मिंग, सब कुछ आएगा। लेकिन अगर अच्छी तरीके से करोगे तो क्या उससे तुम्हें कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं मिलना जुलना, तो अच्छे रिजल्ट अच्छे रिजल्ट मिल्क होगा। अच्छा, सही है। सो गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, रिजल्ट्स, ये हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर है रचिता, ठीक है? अभी खत्म होने वाला है, उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर में खत्म होने वाला है। गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस की वजह से क्या रिजल्ट होता है? मान लीजिए अच्छी तरीके से आपने सैनिटाइज्ड कंडीशन में अपने सभी जानवरों को रखा, चाहे पोल्ट्री को रखा, उनको बढ़िया बढ़िया सही तरीके से, कहीं लेग हॉर्न, स्वीडन का लेग हॉर्न से उनकी ब्रीडिंग करा दी, तो कहीं तुमने ब्राउन स्विस, तो और कौन कौन से तुमने बाहर के कराए, गाय है तो ऐसा करा दिया,
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? रिजल्ट दैट इज इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स या फाउल्स होगा, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फाउल्स, और फिर क्या होगा? फाउल या एनिमल, और क्या हो सकता है? एनिमल विल नॉट सफर, दैट इज द डिक्रीज इन डेथ रेट ऑफ एनिमल। तुम्हारे जानवर मरेंगे ही नहीं। डिक्रीज इन डेथ रेट ऑफ फाउल एनिमल। तीसरा अभी उन्होंने बताया, बेटर एंड मोर क्वालिटी ऑफ डेयरी एंड क्वालिटी एग्स और मीट। तीनों चीज मिल सकती है, जो जो तुम्हें चाहिए। मीट है, जैसे फिश है, इन सब में ये चीजें मिल जाएंगी। सो बेटर एंड फिर अगर हम अच्छे से नहीं रखेंगे तब भी तो वही दूध देगा। ग्रोथ होगा। अगर बीमार जानवर है तो उसका दूध सही नहीं रहता, फिर तुम्हारे ही कस्टमर कहेंगे फट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पतला दे रहा। डाइसेंट्री होने से ही अगर गाय को होती है ना तो भी शिकायत शुरू हो जाती है। हमारे बगल में तो रोज ये दिक्कत है, तो वो बोलता है कि ऐसा हो गया मेरी गाय को, तो ये हो गया। उसके एक्सक्यूज से थोड़ी ना चलेगा, वो थोड़े दिन में छोड़ देगा तुम्हें, कस्टमर दूसरा पकड़ेगा। तुम कब तक एक्सक्यूज दोगे? सो बेटर एंड मोर क्वालिटी, कहने का मतलब है क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ गेट इम्प्रूव। किसकी? क्वालिटी ऑफ मिल्क या फिर एग एंड मीट। अगर एनिमल हस्बेंड्री ठीक से की जाए तो इसमें क्या होगा? हनी भी तुम्हें अच्छा मिल सकता है। ठीक है, हनी, ये सब चीजें। एंड सच एनिमल्स आल्सो आर यूजफुल इन ड्रॉट पर्पसेस। लेबर वर्क भी कर सकते हैं। समझ में आ गई? और कोई तुम्हारे मन में तो बोलो, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ। अच्छी एनिमल हस्बेंड्री से कर सकता है कोई? इतना ही नहीं होगा, ये चीजें इनसे मिलती हैं। ठीक है, और फिर बहुत अच्छा खिलाओ काजू बादाम, तो वो 17 करोड़ का कौन बिका था? यमराज, युवराज युवराज बिक गया। वो भी फायदा। What are the benefits of cattle farming? देखो, बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, मवेशी पालन से आपको क्या लाभ है? लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा हो तो उससे बेनिफिट होगा। बेनिफिट ऑफ फार्मिंग, कैटल फार्मिंग से हमें क्या क्या फायदे हैं? दैट इज ड्रॉट एनिमल्स कैन बी यूज्ड फॉर लेबर वर्क लाइक प्लोइंग, ड्राइंग कार्ड्स। तो ड्रॉट एनिमल से तुम क्या कर सकते हो? Can be used for farm labor. farm labor, खेत में उनसे कुछ काम करा लो। और पुलिंग कार्ट्स, जैसे बुलक कार्ट्स, ऑक्स कार्ट, डंकी कार्ट, कुछ भी है, अपना गाड़ी चलवाओ। मिल्च किस लिए काम में आएंगे रिद्धि? लैक्टेशन पीरियड के लिए। बोलो। फॉर गेटिंग मिल्क। मिल्च एनिमल से क्या पाओगे? मिल्च गिव अस। और गधी पाल रखी है तो गधी का दूध तो 3000 रुपए लीटर। जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो गधी का दूध पीती, जिससे उनके बच्चे गधे पैदा ना हो। So that is milk give us, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क देती है। सी, इसके अलावा ये बताओ शीप किस काम में आएगा? सम काइंड ऑफ ऐसे भी होते हैं कि शीप वो भी है, इज यूज्ड टू गिव अस वूल। कुछ ऐसे होते हैं व्हेन द कैटल डाइज देन दे कैन बी सोल्ड फॉर स्किन्स। ऐसा होता है किसके लिए? होता है कुछ, हाँ, उसकी भी स्किन होती है। तो इस तरीके से शीप is gives us
रेगुलरली, वो रेगुलरली रहती है। और चौथी चीज, इफ कैटल डाइज देन इट्स स्किन, ऐसे सबकी नहीं होती है, गोट वोट की नहीं होती, लेकिन जो थोड़ी मोटी चमड़ी वाली है, कैसे खाएं? then its skin is used to make leather, उससे लेदर बना दो। अगला देखिए, for increased production which is common in poultry, fisheries and beekeeping, क्या चीज कॉमन है मधुमक्खी पालन में, मत्स्य पालन में और पोल्ट्री में, मुर्गी पालन में? क्या कुछ कॉमन भी है? व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री फार्मिंग, एपीकल्चर, पिस्सीकल्चर? क्या कॉमन है ना? अब देखिए, इन पोल्ट्री, दैट इज बर्ड फार्म। पोल्ट्री को क्या कहते हैं? बर्ड फार्म। डोमेस्टिक फूड्स, पिस्सीकल्चर, फिश फार्मिंग, ये सब फार्म ही करेंगे, इसीलिए इसका नाम फार्मिंग है। फिश फार्मिंग एंड एपीकल्चर, बी कीपिंग, beekeeping, ऐसा होता है। चलिए, क्या कॉमन है? दैट इज कॉमन थिंग इज वैरायटी इंप्रूवमेंट। तुमने देखा होगा, ये जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो ट्वीजर लिए रहेंगे, बहुत ध्यान से उसमें से उनकी रानी मक्खी निकाल लेते हैं, और जो दूसरे वाले इटली की भी होती है ना, तो उसमें डाल देंगे, ऐसा करते हैं। तो जैसे हमने एपिस इंडिका और कौन कौन सी देखी थी, एपिस सेरेना, बहुत सारी अलग अलग मधु, एपिस मेलिफेरा, मेलिफेरा बाहर की है ना, Yes. इटली की है। तो एपिस मेलिफेरा में यहाँ की जो इंडिका की है, डोरसाटा या यहाँ की है, उसकी रानी मक्खी निकाल देंगे। सभी 3 तरीके के होते हैं। तुमको मालूम है बी के हस्बैंड का नाम क्या होता है मेल को? ड्रोन, ड्रोन। तो ड्रोन ज़्यादा उसी के नाम पे ड्रोन बन गया। तो जो बी है, एक उसमें रानी मक्खी होती, क्वीन बी, बाकी सारी काम करती। क्वीन बी का काम है बच्चों को जन्म देना, और लेबर का काम है जा जाके सब जगह जाके चींटियों में भी ऐसे हैं। ऐसा होता है। तो वो ये देखेंगे पास्चर कहाँ अच्छा है, वहीं से वो फूल का रस पिएंगे। तो इसमें क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में कुछ नहीं है, क्रॉस ब्रीडिंग ही है। आप खुद भी कर सकते हैं, और या फिर जैसे असील को लेगहॉर्न से भिड़ा दिया, और हमारे यहाँ की सिंधी साहिवाल को ब्राउन स्विस, तो दूध भी ज़्यादा देगा, क्रॉप रेजिस्टेंट भी है। अच्छा, एक क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है। फिर दूसरा चीज़ क्या है? सैनिटेशन, सबको अच्छी साफ सफाई में रखना है। और तीसरी चीज़ वेंटिलेशन, और चौथी चीज टेम्परेचर कंट्रोल। और पांचवी चीज वैक्सीनेशन। पता नहीं मधुमक्खी को कैसे बोलूं, वैक्सीनेशन नहीं लिखा है, छोड़ो। डिसीज कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल। और मार्केटिंग, अपनी चीज सबसे अच्छी करके बेचो। मार्केटिंग, इतनी बात हो गई। सब में ये चीज कॉमन है ना, बिना मार्केटिंग के तुम्हारा सामान बिकेगा ही नहीं बाजार में। दूध वाला भी अपने दूध को सबसे अच्छा बोलता है जब बेचने जाता है। दैट इज 9th क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर,
अच्छा देखो, कैप्चर फिशिंग में आपको सिर्फ कैप्चर करना है। इन दिस फिश इज कैप्चर्ड आइदर फ्रॉम मैराइन वाटर, मैराइन वाटर जहाँ भी खारा पानी हो, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर में तुमको बताया था कि नहीं, लैगून में होता है, सही है, जहाँ पानी मिलते हैं दो चीज वहाँ होती है, और फ्रेश वाटर, कहीं जाके अपनी जाल ले जाओ और फिशिंग बोट ले जाओ, फिशिंग नेट ले जाओ, मजे से मछली पकड़ के लाओ, एंड फ्रेश वाटर, इस चीज को क्या कहते हैं, कैप्चर करना। मैरीकल्चर का क्या मतलब है, दैट इज इन कोस्टल वाटर, मैरीकल्चर दैट इज ए पार्ट ऑफ, मैराइन वाटर को क्या कर दो, इज अरेस्टेड विद नेट, कल्चर वर्ड है, देखो अनवी कल्चर का नाम है ना, तो तुमको अरेस्टर बैरियर लगा देना है विद नेट, और उसके अंदर दाना खाद पानी सब डालते रहो, तो वो तुम्हारी मछली बढ़ जाएंगी, तुम्हारी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, ये जैसे भारत है तो यहाँ ऐसे कोई जमीन, और यहाँ पर अपना नेट लगा दो और यहीं पे पार्ट ऑफ मैरीन वाटर इज क्या होगा, इट इज अरेस्टेड विद अरेस्टर बैरियर विद नेट, एंड जो फिश होंगी आर फेड, उसी में उनको फेड करो, खाना खिलाओ, एंड ब्रेड, उनको बढ़ने दो, ब्रीडिंग कराओ, अलग अलग दाना, अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड मैरीकल्चर। डिजायर्ड मैराइन वेराइटी, इसमें सब कुछ तुम पा सकते हो जो चाहोगे। एक्वाकल्चर का क्या मतलब है, एक्वाकल्चर का मतलब है कि रियरिंग of all species of sea animals. फीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स विच आर कंज्यूम, जो हमें कंज्यूम करने होते हैं, ऑल एक्वेटिक एनिमल, इसमें फिश का नहीं है, प्रॉन, झींगा मछली भी कर सकते हो, क्रैब, केकड़ा, ऑक्टोपस, लॉबस्टर, और कौन से बताओ, क्रैब, Crocodile. कुछ भी करो, ठीक है। एक्वा, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, सबको रियरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग सब कर सकते हो, फीडिंग, ब्रीडिंग इन एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी, एक्वाकल्चर है ना। एक्वाकल्चर में मैरीकल्चर भी आ जाएगा, फ्रेश वाटर भी आ जाएगा, ब्रैकिश वाटर कल्चर सब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, पानी में कुछ भी तुम अगर कल्चर कर रहे हो, ठीक है। सो इन एनी टाइप ऑफ वाटर, अब देखो सेवन एट नाइन करो, यूनिट ऑफ लाइफ, वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे हम हों या प्लांट्स हों, ये सब किसके बने हैं, Cells. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल लिविंग organisms are made up of cells. Cells are the smallest living unit within the organism. हम लोगों के अंदर में भी एक living unit है, that is smallest living and functional unit. हम लोगों की बॉडी में सबसे छोटी ऐसी कौन सी चीज है जो फंक्शनल है, तो सेल्स से बनी हुई है। सेल मीन्स क्या होता है, Room. Cell. Cell is a Latin word meaning room. लिटिल रूम,
तो लिटिल रूम होता है, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है कभी कभी ऐसा भी होता है जो कोई अपराधी होते हैं, एक्यूज होते हैं, उनको सेल में रखा जाता है। सेल का मतलब है लिटिल रूम, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी सेल है। सेल इज, देखिए, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life। सेल हमारे अंदर बहुत बेसिक फंक्शनल यूनिट है। कभी तुम डॉक्टर के पास गई हो रही थी तो वो बोलता है कि तुम ऐसा करो कि एक अपना ड्रॉप ब्लड यहाँ रख के चली जाओ या दे के चली जाओ, फिर तुम चली जाना, हम उसी में देख लेंगे तुमको क्या बीमारी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम उसी में देख लेंगे। उसने तुमसे कुछ सेल ले लिए और फिर तुम चाहे अपनी मम्मी को भेज देना, दवा उनको दे देना, तुम दोबारा आना ही मत। सो जो भी तुम्हारे अंदर ग्रॉस इफेक्ट है वो किसकी वजह से बताओ? जो सेल में है। सेल की कमी ही हमको रिफ्लेक्ट होती है। व्हाट इज डेफिशिएंसी, क्या वो सब कहाँ है? सेल में, उसका हमारे अंदर पूरा इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, सेल क्या क्या करती है? क्या तुम न्यूट्रिशन करते हो, खाना खाते हो? क्या तुम में ग्रोथ होती है? बताओ, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सब कुछ सेल में ही होता है। जो चीज़ हम करते हैं अल्टीमेटली इट इज टेकिंग प्लेस। वॉट एवर फंक्शंस आर डन बाई ऑर्गेनिजम्स, वो कहाँ हो रहे हैं बताओ? सेल्स में। दीज आर टेकिंग प्लेस इन सेल्स। इसलिए सेल को क्या कहेंगे? क्वेश्चन पूछा गया है, वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाई, ये करेक्ट। जैसा इन्होंने कह दिया कि ईंट से मिलकर दीवार बनती है, दीवार से मिलकर कमरे बनते हैं, कमरे से मिलकर मंजिल बनती है, मंजिल से मिलकर मकान बन जाता है। सेल्स ग्रुप अप टू फॉर्म टिश्यू। सेल ग्रुप अप हो गई, जैसे हाथ की मस्कुलर टिश्यू, ये मसल है, आईज की ऑप्टिक टिश्यू, ऐसे अलग अलग जगह की बॉडी, लीवर में लीवर की टिश्यू है हर जगह। तो सेल ग्रुप अप होकर क्या बनाते हैं बताओ? टिश्यू। टिश्यू। एक तरीके की सेल्स हैं आपकी आंख में, उन सब का काम है देखने की प्रॉपर्टी है भाई, उनको मिली हुई है। तो जो एक तरीके का काम, इसी तरीके से यहाँ स्वाद लेने वाली, दैट इज गस्टेटरी टिश्यू। किसी किसी को नाक में ऑल्फैक्टरी टिश्यू, अलग यहाँ ऑडिटरी टिश्यू, इसी स्किन पे सेंसरी टिश्यू, अलग अलग है। तो एक तरीके की टिश्यू जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, जिनका वर्क सेम हो, वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। तो क्या लिखेंगे बोलो? सेल्स ग्रुप अप। वही चैप्टर आपका अगला है, टिश्यू अगला चैप्टर है, देख लो। तो सेल्स ग्रुप अप टू मेक टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा बताओ? बताओ। सेल्स ग्रुप अप टू मेक टिश्यू। अच्छा, टिश्यू ग्रुप अप, अब बहुत सारी टिश्यू हो, श्रेया आप तुम ही बता सकते हो क्योंकि तुम्ही को जमाई आती है ज़्यादा और तुम हर चीज़ बता लेती हो। तो बोलो टिश्यू ग्रुप अप टू मेक, अभी अभी बताया है, हाँ बताओ। जमाई तुम ले रही, तेज होती जा रही। जब भी तुमको देखो जमाई आती थी, जमाई राजा बनी पड़ी ना। अब देखो यहाँ तक गोविंदा की पिक्चर थी, देख लेना। तो दैट इज सेल्स ग्रुप अप टू मेक टिश्यू। फिर से बोलो श्रेया, टिश्यू ग्रुप अप टू मेक। और चमत्कारी हर तरीके से ये बिल्कुल वंडरिंग काम करती है। दैट इज, वो सुन भी नहीं रही वो आगे वाली क्या बोल रही है, उतना भी वो नहीं कर्टसी की सुन रही। टिश्यू ग्रुप अप, जैसे बहुत सारी टिश्यू है, ऑप्टिक टिश्यू ग्रुप हो गई तो हमारी एक ऑर्गन बन गई। उसका ऑर्गन का क्या नाम है? आईज। तो टिश्यू ग्रुप अप टू मेक ऑर्गन। टिश्यू ग्रुप अप से होकर क्या बना? टिश्यू ग्रुप अप टू मेक ऑर्गन। हाँ लवनिका, ऑर्गन ग्रुप अप टू मेक। बहुत अच्छा, वही वो भी बोली थी। दैट इज ऑर्गन ग्रुप अप। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमारा ब्यूकल कैविटी है, ईसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है,
लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस, इतना सारे ऑर्गन मिले तब जाके क्या बना बताओ आदेश? ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है? सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्लेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बाहर जो चीज़ है सेबेसियस ग्लैंड्स ये सब है वो सब एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनेट करने वाला। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कितने सारे सिस्टम। तो बताओ ऑर्गन ग्रुप अप टू मेक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ग्रुप अप, ऑर्गन्स ग्रुप अप टू मेक ऑर्गन सिस्टम। जैसे एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा होता है। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, सभी मिल जाएं, एक साथ हो जाए बॉडी ऑर्गन। यही तो लवनिका भी बोल रही थी कि ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम ग्रुप अप टू मेक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं? सिस्टम ग्रुप अप टू मेक ऑर्गेनिज्म। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर ईंट ही ना हो तो मकान कैसे बने? बोलो सेल ही ना हो, सब कुछ तो सेल से बना है ना। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना कंपाउंड, कंपाउंड से बना मैटर, ऐसे तो हो रहा है ना सब तरफ। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेल सही है, ईंट से घर बन गया ना पूरा। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नहीं सिर्फ स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई, क्योंकि उसने स्ट्रक्चर बनाया तो इसलिए से क्या कहेंगे? सो सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी संरचना का निर्माण कर रही है। अब देखो ये भी पूछा जा रहा है भाई उसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट? वॉट एवर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन अस, साची, जो तुम्हारे अंदर हो रहा है, तुम खाना किसके लिए खा रही हो? सेल के लिए। वो कहाँ जा रहा है अल्टीमेटली बताओ? हर एक सेल को न्यूट्रिशन मिल रहा है। वॉट एवर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन अस आर परफॉर्म्ड इन सेल ओनली। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। ग्लूकोज कहाँ टूटता होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम देखेंगे सेल के अंदर एक जगह होती है, वहाँ ग्लूकोज टूटता है। खाना खाते हो ना, ग्लूकोज कहाँ टूटता होगा? सेल। सही है। तो चाहे रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, अभी अभी इन्होंने एक्सक्रीशन बताया था, सेल ही जो निकालती है वही तो हम इकट्ठा करके शरीर से बाहर फेंक देते हैं। तो वो सारे फंक्शन सेल में ही होते हैं, इसलिए सेल को क्या कहा जाता है? सेल इज कॉल्ड नो फंक्शनल यूनिट। फंक्शन कर रही है इसलिए क्या कहेंगे? फंक्शनल यूनिट। ठीक है। और फिर इस वजह से चूंकि ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल है तो अभी इसने कहा सर जब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल है तो क्या मैं इसे फंडामेंटल यूनिट कह सकता हूँ? हाँ अभी कह सकते हो। वही वो कह रहा है कि सर मैं फंडामेंटल बोलना चाहता हूँ, चैप्टर का भी तो नाम आ जाए। जब दोनों चीजें, ये आधारभूत इकाई हो गई फंडामेंटल, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सही है। अब जरा देखो तो ऑल फंक्शंस performed within us, are performed in cell. For example, जैसे न्यूट्रिशन, सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, सेल में रेस्पिरेशन होता है, वहीं ग्लूकोज टूटेगी। रेस्पिरेशन का मतलब होता है अनुष्का ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी का निकलना। इसी तरीके से एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब काम वहाँ होगा। सो सेल इज कॉल्ड, सेंटेंस पूरा करो कौस्तव। सो सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। ये बहुत अच्छा लगा, हर चीज इन्हें मालूम है। इन्होंने तुरंत बोला सर फंक्शनल लिखिए, क्वेश्चन से ही फॉलो करें। देखो कितनी अच्छी तरीके से प्रिसाइजली चल रहा है।
बोले आपने स्ट्रक्चर यहाँ तक पढ़ा दिया, आप फंक्शनल बचा। ये क्योंकि टैलेंट जो भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं कि ये उल्टे हैं, ठीक नहीं? दैट इज सो सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सही है, दोनों चीज हो गई। सेल को सबसे पहले किसने देखा रॉबर्ट हुक, और कैसे देखा? माइक्रोस्कोप से। अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से। उसको क्या कहेंगे? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। खुद का बनाया था, वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने देख लिया। लेट अस सी। सो रॉबर्ट हुक सॉ सेल फर्स्ट टाइम कब देखा? 1655। ठीक है ना, इस चीज को देखो। रॉबर्ट हुक, इसको अगले पेज पे देखो, जिसको कहते हैं सेल हिस्ट्री। इसमें पढ़ेंगे सेल हिस्ट्री। रॉबर्ट हुक सॉ सेल in 1665 in कॉर्क। जो कॉर्क होता है with his self made, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। प्रिमिटिव का मतलब है बहुत बेसिक, अभी उसमें बहुत कुछ नहीं था। माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा 1665 में। कॉर्क में देखा। कॉर्क क्या होता है? जैसे ये वो ब्रांच बिल्कुल, ऑफ बिल्कुल। ट्री होता है, जो मतलब हार्डेस्ट कंपोनेंट होता है उसका। ये सही कह रहे हैं। इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि क्या बताना चाहते हैं। लेट अस सी दिस। सो ये देखो, जो पेड़ का चिप होता है, जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, उसी को हम लोग कॉर्क कहते हैं। ये पेड़ का हिस्सा, इसी को कितना हल्का है देखो, इसी से ये कॉर्क है। बाहर तो आपने देखा ही ना, बाहर भी के अंदर कॉर्क है, और इसी से हम क्या बनाते हैं? देखो, दैट इज डॉट। ये देखो, इसी में इन्होंने देखा, दिस इज कॉर्क ओनली। ये स्पॉन्जी होता है। इससे पहले होम्योपैथी की दवा का ढक्कन होता है ना, कोई वही है। और ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत मोटा मोटा होता है, बार इतना मोटा, और उससे पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। हाँ? हाँ, जो लोग ये शटर होता है ना कॉर्क का, इसलिए उसको कॉर्क कहते हैं। उसका नीचे का क्या होता है? कॉर्क होता है। सही है कि नहीं? ये चीज तुम्हें समझ में आ गई लाई? तो अब देखो, अगर हम इसको देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लाइक अब देखो, ये यही चीज है, पेड़ की लकड़ी उसी से बना। देखो, इसमें इन लोगों ने डेंट भी किया, तो डेंट लग गया, इतना सॉफ्ट है। अब देखो, अगर हम कॉर्क को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ल्यूवेनहॉफ in 1664, that is 1674, कितने साल बाद? बोलो, 9 years के बाद। ल्यूवेनहॉफ ने क्या किया बताओ? बता नहीं रहे कुछ। इन्होंने गंदे पानी में, लिविंग सेल को, दैट इज, ये देखो, ये गंदा पानी, इसी में इन्होंने अमीबा को देखा, यूक्लिना को देखा। ये गंदे पानी में क्या है? यही सब मिलेंगे, दैट इज अमीबा। इसमें क्या मिलेगा इनको? और वो एक यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, अभी हम वीडियो में देखेंगे। ये देखा, गंदे पानी में ल्यूवेनहॉफ ने क्या देखा बताइए? अमीबा, यूक्लिना, पैरामीशियम, यही सब देखा। इसी में जब जूम किया तो वही दिखी हो जो मैंने देखी। सो अभी तुमने कॉर्क पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ? और किसने देखा था कॉर्क में? इधर मत देखना, बोलो।
किसने देखा था? कब देखा था? ल्यूवेनहॉफ में कब देखा? बोलो 1674 में। दैट इज इन डर्टी वाटर। पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को देख लिया उन्होंने, तो डेड को देखा था। और इन्होंने किस में देखा बोलो? डर्टी वाटर में लिविंग सेल को देखा। इस चीज को हम देखें। सो ल्यूवेनहॉफ इन 1674, ठीक है, ऑब्जर्व्स लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ऑब्जर्व लिविंग सेल इन पॉन्ड। अब जरा कुछ चीजें देखो। पहली चीज तो ये देखो कि माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ कॉर्क सेल। सर ये दैट इज ओनियन में से हम ऐसा छिलका निकालने मोड़ोगे तो छिलका निकल जाएगा, उसकी मेम्ब्रेन निकाल लो और उसको सेफ्रानिन सॉल्यूशन में कलर कर दो। तो इस तरीके का रेड सॉल्यूशन होता है सेफ्रानिन सॉल्यूशन, उसमें आप उसे क्या कर लें? कलर कर दें। दैट इज ऐसा सॉल्यूशन। ये देखो, तो बोलो इसमें रेड कलर का सॉल्यूशन सेफ्रानिन। इसमें जब तुम ओनियन को डाल दोगे तो सारे न्यूक्लियस कलर्ड हो जाएंगे। ये मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज में भी कर सकते हो, सेफ्रानिन में भी कर सकते हो। अच्छा, जब वो कलर हो जाए उसको फिर पानी से धो लो तो न्यूक्लियस कलर्ड रह जाएगा, लेकिन बाकी और जो उसके चारों तरफ का वो कलर है वो हट जाएगा। तो उसकी वजह से जो तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक व्यू होगा, अब हम देखें ऐसा तुम्हारी फर्स्ट पेज पे बना भी हुआ है। जरा देखो ओनियन पील का बना हुआ सर ये आया 5.2 है ना। तो लेट अस सी। सर हाँ ये एडिबल है। क्या लो ह्यूमन चीज इन्होंने बता दिया, यही काम करती थी। लेट टिश्यू से ट्वीजर से निकालो, अंदर भी निकल जाती है ना खाल जो हमारे इनर चीक्स थी, और उसको निकाल के भी एक कलर कर सकते हैं। दोनों चलते हैं। अब इनके आप कराया गया क्योंकि विद्याश्रम में ओनियन पील। तो ओनियन पील के न्यूक्लियस आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लीजिए। और सभी में क्या चीज दिखा दें? न्यूक्लियस। और वो जो स्टेन्ड पार्ट है इसको लिख लो न्यूक्लियस। और आज के लिए इतना ही रखो।